JKLF के एक जो मिलिटेंट हैं बेटा कराटे, उन्होंने खुद कहा कि मैंने 32 कश्मीरी पंडितों को मार दिया। 1.5 लाख से 2 लाख तक इनकी टोटल आबादी थी, उसमें से सारे चले गए और 10,000 के करीब जो है जम्मू कश्मीर में वहीं पे रहे। कि वहाँ पे कई ऐसे भी वाक़यात हुए हैं जब यात्रियों को कश्मीरी मुसलमान बाहर निकल के उनको बचाया। और जो यात्रा भी होती है वो कश्मीरी मुसलमान उनके शाना बशाना रहते हैं, उनको यात्रा तक ले जाते हैं, वापस लाते हैं। इस वक़्त कश्मीर में ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ 98% इस वक़्त मुस्लिम्स रहते हैं। लेकिन जब आप जम्मू को मिलाएँगे तो जम्मू में जो पॉपुलेशन है हिंदुओं की भी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है क्योंकि जम्मू का डिस्ट्रिक्ट जो पूरा है या उधमपुर है, वो पूरा हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ हैं। लेकिन उसके साथ जो राजौरी, पुंछ इलाके हैं, वहाँ पे प्रोपोर्शन किसी हद तक सेम है। तो लेकिन जब आप सिर्फ़ कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर तो चूँकि जहाँ पे काफ़ी मिलिटेंसी भी रही, हालात बहुत ख़राब रहे, जम्मू के इलाके या लद्दाख के इलाके इससे ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए हैं। इसलिए जब भी कोई ऐसी बात होती है, कोई इस तरह के तशद्दुद के इंसिडेंट्स होते थे, तो मेजॉरिटी ऑफ देम वुड हैपन इन कश्मीर ओनली। लेकिन इस वक़्त अब हम एक देख रहे हैं ट्रेंड जो चेंज हो गया है। अब हम जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो आपका रियासी हो, चाहे राजौरी हो, चाहे पुंछ हो, वहाँ पे अभी हमने पिछले 1-2 साल में इस तरह के जो तशद्दुद के वाक़यात हैं, बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। और ये प्रोपोर्शन अगर आप कश्मीर में इस वक़्त 10 से 14,000 15,000 हिंदू जो कश्मीरी पंडित हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि जो पहले निकल गए थे, तो कुछ वहीं वहीं पे रहे थे, जो इस वक़्त रह रहे हैं। और अगर ये देखें कि भई हिंदू पॉपुलेशन हमारे कश्मीर में इस वक़्त चूँकि टूरिज़्म का सीज़न है, सयाह बहुत आते हैं, तो मेनलैंड इंडिया से सारे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जो मेजॉरिटी हिंदू ही होते हैं। इसी तरह से हमारा लेबर सेक्टर जो है, वो पूरा बिहार के लोग आते हैं या उड़ीसा के लोग या यूपी के लोग आते हैं, तो वो भी ज़्यादा हिंदू ही होते हैं। अर्ली 90s में जब हम देखते हैं कि बंदूक आया हमारी सोसाइटी में, मिलिटेंसी बहुत बड़ी, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनका मशरूम ग्रोथ हुआ उस वक़्त। और स्टार्ट जो था तो हम समझते थे कि ये JKLF जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है और इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अलग एक जम्मू कश्मीर वो चाहते थे। तो जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे बराबर रहते थे। लेकिन हमने देखा फिर शुरू हुआ एक साथ ही एक नारा शुरू हुआ कि यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा। तो इस तरह से इस मूवमेंट को एक इस्लामी रंग दिया गया। और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो भेजी गई, तो जिन्होंने मतलब JKLF के साथ भी उनका कुछ कन्फ्रंटेशन बढ़ा। तो पंडित्स किलिंग इस दौरान बहुत ज़्यादा हुई। चाहे वो जज थे, चाहे वो मीडिया के साथ वाबस्ता थे, और उन पे इल्ज़ाम लगा कि वो रॉ और IB के साथ काम कर रहे हैं, और इस बिना पे उनका कत्लेआम हुआ। और बहुत सारे, बल्कि JKLF के एक जो मिलिटेंट हैं बेटा कराटे, उन्होंने खुद कहा कि मैंने 32 कश्मीरी पंडितों को मार दिया। तो इस तरह से इनकी हलाकतें जब हुई तो ये बेचारे खौफ के मारे वहाँ से निकल गए, फिर हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में चले गए। अ, अ, ए एक 1.5 लाख से 2 लाख तक इनकी टोटल आबादी थी, उसमें से सारे चले गए और 10,000 के करीब जो है जम्मू कश्मीर में वहीं पे रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद जब पड़ी थी 1931 के बाद से, जब जिसे हम यौम शुहदा कहते हैं, 13 जुलाई और 1931 को, उसके बाद से जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी, उस वक़्त ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तौर पे वजूद में आई थी। लेकिन इस पे सवाल उठाया गया था उस वक़्त कि अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख को रिप्रेज़ेंट करती है, जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, बौद्ध वगैरह सब रहते हैं, तो ये एक मुस्लिम अगर इसका नाम है, तो ये लगता है कि जैसे ये मुसलमानों को रिप्रेज़ेंट करती है, तो फिर
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना नाम चेंज किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई। उसके बाद से फिर जो एक्सेशन हुआ, इत्तेहाद, ये एक्सेशन आई मीन इल्हाक हिंदुस्तान हुआ, उसमें इनका जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वाइटल रोल रहा है उसको सपोर्ट करने में और उसकी मदद करने में। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैरेक्टर का जहाँ तक ताल्लुक है, वो हमेशा भाईचारा, हम आहंगी, कम्युनल हार्मनी इस पे रहा है और उनका नारा भी था हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद। और वहाँ पे ये नहीं था कि भाई हिंदू कोई है, सिख है, बल्कि 47 में जब बरे-सगीर का बँटवारा हुआ, उस वक़्त जब जम्मू में बहुत सारे फ़सादात हुए हैं, तो ये हिस्ट्री में लिखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात उस वक़्त बाहर आके, क्योंकि कश्मीर में जो हिंदू थे, उनको रोका नेशनल कॉन्फ्रेंस के ने कि आप कहीं नहीं जा सकते, इसलिए कि जम्मू कश्मीर की रियासत जो है, जो अलग है और यहाँ पे भाईचारा है, हम आहंगी है, यहाँ पे इस तरह के जो फ़िरका वाराना फ़सादात हैं, इनको जगह नहीं दी जा सकती। 1953 तक बहुत अच्छे रिलेशन थे, इसलिए कि वो बहुत क्लोज़ थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और दोस्ती, बल्कि कहा भी जाता है कि दोस्ती की बिना पे उन्होंने उस वक़्त जब महाराजा ने इल्हाक किया तो शेख अब्दुल्ला ने उसकी हामी भरी, तो उसकी वजह भी नेहरू शेख अब्दुल्ला की दोस्ती थी। और लेकिन 1953 के बाद शेख अब्दुल्ला चूँकि 22 साल फिर जेल में रहते हैं, उनको जेल में रखा जाता है, जिस पे फिर नेहरू को बहुत अफ़सोस भी हुआ, बल्कि नेहरू ने उस पे रिपेंट भी किया। उसके बाद से जो ताल्लुकात रहे, फिर इंदिरा गांधी जब आई और इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ, जिसके बाद फिर 53 तक तो पहले स्पेशल पोज़ीशन थी, आर्टिकल 370 पूरा मौजूद था। उसके बाद उसका इरोजन शुरू हुआ। तो जब शेख अब्दुल्ला वापस आए तो हमारा प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बहैसियत चीफ मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला आए। तो उसके बाद से ये आई मीन लगा, महसूस हुआ लोगों को कि शेख अब्दुल्ला जिस तरह से इंडिया को जम्मू कश्मीर एक प्लेट में हाथ दिया था, तो लेकिन इंडिया ने उस तरह से उनको वापस वो तरीका इख्तियार नहीं किया जो करना चाहिए था, और शेख अब्दुल्ला के साथ कई बार बहुत ज़्यादती भी हुई। लेकिन फिर भी शेख अब्दुल्ला जो थे बहुत लीडर, बड़े लीडर थे जम्मू कश्मीर में, काफ़ी उनकी फॉलोइंग थी, हर दिल अज़ीज़ लीडर थे। वो जो कुछ कहते थे तो लोग आँख बंद करके मानते थे। लेकिन ये है, शेख अब्दुल्ला ने अपनी किताब आतिश चिनार में इस पे काफ़ी बहस की है और लिखा है कि इंडिया ने मेरे साथ इतना ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं किया जिसकी मैं तवक्को रखता था, इसलिए कि मैंने हमेशा से इंडिया के सेक्युलर कैरेक्टर की तारीफ करके इंडियन मुसलमानों को काफ़ी समझाया था कि हमें एक सेक्युलर मुल्क में रहना है। लेकिन उसका मुझे इस तरह से कोई बदल नहीं मिला जो मैं तवक्को कर रहा था। नेशनल कांग्रेस जहाँ जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने जिस तरह से जिन हालात में एक्सेशन भी करवाया महाराजा से, फिर शेख अब्दुल्ला के हाथ में हुकूमत दी और उनको सारे पावर्स दिए, लेकिन फिर इस तरह से जब शेख अब्दुल्ला ने कहा कि बहुत ज़्यादा सेंटर का जो इंटरफेरेंस हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बहुत ज़्यादा इंटरनल जो मैटर्स थे जम्मू कश्मीर के, तो उसके बाद से उन पर कॉन्स्पिरेसी केस भी हुआ, वो कांग्रेस की तरफ से हुआ। उसके बाद शेख अब्दुल्ला को जेल भेजते हैं, हिरासत में लेते हैं, देन आई मीन कांग्रेस उस वक़्त भी थी। उसके बाद जब दूसरे लोगों को लाया जाता है, तो उसमें हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा रही। और हमेशा से जो कश्मीरियों ने कोशिश की इंडिया के साथ अपने आप को फुली इंटीग्रेट करने की, अकोमोडेट करने की, लेकिन कांग्रेस चूँकि बहुत अरसे तक इंडिया में हुक्मरान जमात रही है, तो उसकी तरफ से वो समझते हैं बेशतर कश्मीरी और इंक्लूडिंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि इंडिया का वो तरीक़ेकार नहीं रहा जिसकी कश्मीरी तवक्को रखते थे। और ये जो इरोजन भी हुआ आर्टिकल 370 का, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के रोल में बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसको फिर आखिरी पुश बीजेपी ने दिया 2019 में। अदरवाइज़ ये पहले ही इतना डाइल्यूट हो चुका था, एक हॉलो पीस ऑफ पेपर रह चुका था, जिसको जिसकी ज़िम्मेदारी हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस पे डाली जाती है।
2009 में जब करगिल वार हुआ था, उसके बाद से एक उम्मीद जगी थी कि जब मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में मुलाकात हुई थी, उसके बाद से दोनों के बीच में जो ताल्लुकात हुए और जो एक कमिटमेंट लगा कि भई दोनों लीडर चाह रहे हैं कि बर-ए-सगीर में अमन कायम हो और कश्मीर का मसला अगर दोनों मुल्कों के बीच में है, तो इसको सुलझा के ये आगे चलना चाहते हैं। उसके बाद से मनमोहन सिंह जब आए, वज़ीर-ए-आज़म बने इंडिया के, और आगरा समिट जो था, वो भी तैयार आई मीन दस्तखत ही रह गए थे, बाकी तो वो सारा हुआ था। वो एक एरा था एक। दूसरा कश्मीर में जो 2008 में एक मसला हुआ कि भई जो गवर्नमेंट उस वक़्त मकामी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने लैंड जो थी अमरनाथ जो श्राइन बोर्ड है, उनको देने का कुछ जो सिलसिला चला, तो उसपे काफ़ी हंगामा जम्मू कश्मीर में हुआ, कश्मीर में ख़ास तौर से। तो हम हर रोज़ हंगामे, तशद्दुद, मुज़ाहरे, ये सारी चीज़ें चलती रहीं बहुत अरसे तक। उसके बाद से जब वो गवर्नमेंट ने ऑर्डर वापस लिया, तो हालात ठीक हो गए। फिर 2010 आता है, तो हमारी वो वहाँ पे तुफ़ैल मुत्तू एक लड़का था, जो क्रिकेट खेल रहा था, उसको पुलिस की गोली से वो उनकी जान चली गई। उसके बाद वो सिलसिला चल रहा है, 120 बच्चे उसी मिस्टीरियस हालात में उनकी हलाकतें हो रही हैं। उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा और ख़राब हुए। तो ये सिलसिला ये जो 2000 से 2010 वाला एक डेकेड था, बहुत ही अप्स एंड डाउन बड़े आई मीन वोलेटाइल सिचुएशन रही कश्मीर में। लेकिन बीच-बीच में एक जो पीरियड आता था भई अमन, उसके बाद अचानक से सिचुएशन ख़राब होती थी और फिर वो भड़क उठते थे, जलसे, जुलूस, हंगामे, तशद्दुद, गोलियाँ, क्रॉस फायरिंग, ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर 2010 के बाद हम देख रहे हैं कि 2014 में जम्मू कश्मीर पूरा सैलाब में डूब गया, हालात उससे ख़राब हुए। 2016 में बुरहान वानी की हलाकत होती है, तो पैलेट गन्स से 10,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं, आँखें अपने गँवा देते हैं। तो ये सिचुएशन कभी ख़त्म ना होने वाली सिचुएशन है। फिर जब 2019 आया, तो उस वक़्त पूरा कश्मीर बंद करके, आर्टिकल 370 को ख़त्म करके हमें सीज में रखा गया 1 साल तक। हमारे बच्चे जो हैं, 15 लाख बच्चे, वो स्कूल नहीं गए 1 साल, डेढ़ साल तक। 2019 5 अगस्त को जो अंदरूनी खुदमुख्तारी ख़त्म की गई है, उसमें तो आर्टिकल 370 जो है, वो हमें अंदरूनी खुदमुख्तारी देता है, उसको एब्रोगेट किया गया। इसी तरह से जो आर्टिकल 35A है, जो हमारी सिटीज़नशिप राइट्स थे या लैंड राइट्स वग़ैरह थे, वो भी जब ख़त्म हो गया, तो वो सारा जो है सिलसिला ख़त्म हुआ। उसके बाद से अब इंडिया का कोई भी आ सकता है, जैसे हम इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, हम भी वहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं। इसी तरह से जो एक लिमिटेशन थी, जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट्स कहलाए जाते थे और उनके सिटीज़नशिप राइट्स थे, बाहर के किसी नॉन स्टेट सब्जेक्ट को वो वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता था या जॉब्स में उनको एंट्री नहीं मिल सकती थी। अब इस वक़्त तो जब से यूनियन टेरिटरी बनी है 5 साल पहले से, तो उस वक़्त से अब ये लॉज़ तो ख़त्म हो चुके हैं, अब जो वही लॉज़ हैं, जो पूरे इंडिया में इस वक़्त चल रहे हैं, अब कोई स्पेशल स्टेटस तो हमारे पास है नहीं, इसलिए लैंड राइट्स जो भी हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, रिक्रूटमेंट राइट्स हैं, वो ख़त्म हो गए हैं और दूसरे जितने भी लॉज़ यूनियन टेरिटरीज़ में इंडिया में जहाँ कहीं भी हैं, वो जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो चुके हैं। जर्नलिज्म में पिछले 40 साल से रही हूँ, तो और मैंने काफ़ी कश्मीर को कवर किया है, तो मैंने ऐसे कभी हुर्रियत के लीडर, हो सकता है किसी मिलिटेंट लीडर की तरफ से आया हो, हिंदुओं के खिलाफ बयानात देते हों, लेकिन हुर्रियत की जानिब से नहीं है। कहीं पे मैंने नहीं देखा, बल्कि गिलानी साहब जो थे हमेशा कहते थे, पंडित जो है कश्मीरी पंडित, जो 90s में यहाँ से चले गए हैं, उनको वापस आना होगा अपने घरों में, क्योंकि ये उनका भी अपना घर है, उनका वतन है, उनको वापस आना चाहिए। कि वहाँ पे कई ऐसे भी आई मीन वाक़यात हुए हैं जब यात्रियों को कश्मीरी मुसलमान बाहर निकल के उनको बचाया। और जो यात्रा भी होती है, वो कश्मीरी मुसलमान उनके शाना बशाना रहते हैं, उनको यात्रा तक ले जाते हैं, वापस लाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और एक होस्ट की तरह जो करना चाहिए वो करते हैं। लेकिन अब कुछ मीडिया अपना प्रोपेगेंडा तो उनको करना है और टीआरपी के लिए वो ये सारी चीज़ें करते हैं। हाँ, कुछ हमले हुए हैं, टारगेट किलिंग्स हुई है हिंदूज़ की, नहीं होनी चाहिए थी।
اور اس طرح سے یہ یاتروں پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس سے کشمیری مسلمان کا نام بہت غلط طریقے سے پروجیکٹ کیا جاتا ہے، جو وہ ہے ہی نہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔